कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब पूरा भारतवर्ष खौफ के साए में जी रहा था। एक तरफ उत्तर पश्चिम की बर्फीली सीमाओं पर दुनिया जीतने का ख्वाब देखने वाले सिकंदर की खूंखार सेना अपनी तलवारें तानकर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ मगध के सोने से जड़े सिंहासन पर बैठा एक अत्याचारी राजा अपनी ही जनता का खून चूस रहा था। चारों तरफ सिर्फ हाहाकार, भूख और निराशा थी। ऐसा लग रहा था मानो इस पवित्र भूमि का भविष्य अब हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तब एक नया सवेरा भी जन्म ले रहा होता है। इन्हीं चीख पुकारों और साजिशों के बीच एक ऐसे अनाथ बच्चे ने जन्म लिया जिसके पास न तो कोई शाही खून था और न ही कोई सेना। किसी ने नहीं सोचा था कि जंगलों में मवेशी चराने वाला यह साधारण सा बालक एक दिन उन अजय विदेशी ताकतों को घुटनों पर ला देगा और एक ऐसे अखंड साम्राज्य की नींव रखेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो खून, पसीने, कूटनीति और एक गुरु शिष्य के उस महासंकल्प से लिखे गए हैं जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी है उस पहले सम्राट की जिसने हमें एक राष्ट्र का अर्थ सिखाया। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। उनके जीवन की शुरुआत को लेकर इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों में कई अलग अलग विवरण मिलते हैं जो उनके संघर्ष और साधारण पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। बौद्ध परंपराओं जैसे कि महावंश के अनुसार वे पिपलिवन के मौर्य नामक एक क्षत्रिय कबीले से ताल्लुक रखते थे। यह क्षेत्र वर्तमान भारत और नेपाल की सीमा के करीब तराई वाले इलाके में स्थित था। वहीं जैन ग्रंथों में उन्हें मयूर पोषकों यानी मोर पालने वाले समुदाय के मुखिया की बेटी का पुत्र बताया गया है। इसके विपरीत ब्राह्मण ग्रंथों और विशाखदत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस में उन्हें नंद वंश से ही जुड़ा हुआ या निचले कुल का माना गया है। इन अलग अलग कहानियों के बीच एक बात जो पूरी तरह से स्पष्ट होती है वह यह है कि वे किसी बड़े राजवंश के उत्तराधिकारी के रूप में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपनी योग्यता और संघर्ष के बल पर सत्ता हासिल की थी। उनका बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। एक कहानी के अनुसार जब वे बहुत छोटे थे तब उनके पिता एक युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता ने सुरक्षा के लिए उन्हें एक चरवाहे को सौंप दिया था। बाद में एक शिकारी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की एक स्वाभाविक क्षमता थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वे अपने माता हमउम्र बच्चों के साथ खेलते थे तो वे हमेशा राजा की भूमिका में होते थे और बच्चों के आपसी विवादों को बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाते थे। यही वह समय था जब तक्षशिला के एक महान विद्वान और शिक्षक चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उस रास्ते से गुजर रहे थे। चाणक्य मगध के शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी शासक धनानंद द्वारा अपमानित होकर लौटे थे और उन्होंने नंद वंश के पतन की प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने युवा चंद्रगुप्त को खेल खेल में न्याय करते हुए और एक स्वाभाविक राजा की तरह व्यवहार करते देखा तो वे उस बालक की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 कारशापण, जो उस समय की मुद्रा थी, देकर बालक को अपने साथ ले लिया। चाणक्य उन्हें अपने साथ प्राचीन शिक्षा के महान केंद्र तक्षशिला ले गए। तक्षशिला उस समय ज्ञान, राजनीति और सैन्य कला का सबसे बड़ा गढ़ था। वहां अगले 7 से 8 वर्षों तक चाणक्य ने उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र पर सैन्य रणनीतियों और विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने की कठोर शिक्षा दी। चाणक्य का उद्देश्य केवल एक राजा बनाना नहीं था, बल्कि शास्त्र सैन्य नेता को तैयार करना था जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध सके और विदेशी आक्रमणकारियों से उसकी रक्षा कर सके। जब उनकी शिक्षा पूरी हो रही थी, उस समय उत्तर पश्चिमी भारत एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा था। मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत के सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर के इस आक्रमण ने उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे गणराज्यों और राज्यों की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसे वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसके जाने से उस पूरे क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी।
यूनानी लेखकों जैसे कि प्लूटार्क ने उल्लेख किया है कि अपनी युवावस्था में चंद्रगुप्त की मुलाकात संभवतः सिकंदर से भी हुई थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सिकंदर की सैन्य व्यवस्था और युद्ध कौशल को बहुत करीब से देखा और समझा था। यह अनुभव उनके लिए बहुत काम आया, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि विदेशी सेनाओं को हराने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि एक संगठित और अनुशासित सेना की आवश्यकता है। सिकंदर की वापसी और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने स्थिति का लाभ उठाने का फैसला किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम के उन कबीलों, वनवासियों और लड़ाकू समुदायों को एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया जो यूनानी शासकों के शासन से असंतुष्ट थे। रोमन इतिहासकार जस्टिन ने अपनी रचनाओं में चंद्रगुप्त को सैंड्रो कोट्टोस कहा है और बताया है कि कैसे उन्होंने डाकुओं और स्थानीय लड़ाकों की एक सेना खड़ी की। शुरुआत में उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की गलती की। धनानंद की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। ग्रीक स्रोतों के अनुसार नंद राजा के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की एक विशाल सेना थी। इस सीधी टक्कर में चंद्रगुप्त की सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना का एक बहुत ही रोचक उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि हार के बाद जब वे छिपते हुए घूम रहे थे, तब उन्होंने एक औरत को अपने बेटे को डांटते हुए सुना। बच्चा गरम दलिया के बीच के हिस्से को सीधे खाने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ जल गए थे। औरत ने कहा कि तुम भी चंद्रगुप्त जैसी मूर्खता कर रहे हो, जो किनारों को छोड़कर सीधे केंद्र पर हमला कर रहा है। इस घटना से उन्हें और चाणक्य को अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और साम्राज्य के केंद्र पर हमला करने के बजाय सीमाओं पर नियंत्रण हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सबसे पहले पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने यूनानी क्षत्रपों को एक-एक करके खदेड़ना शुरू किया। यूनानी सेनापतियों की आपसी मतभेद और सिकंदर की मृत्यु के बाद उपजे असंतोष का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। इस अभियान में उन्हें हिमालय के एक शक्तिशाली राजा प्रवर्तक का भी साथ मिला, जिसे कुछ इतिहासकार राजा पोरस या पोरस के परिवार का ही कोई सदस्य मानते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने और वहां से एक विशाल सेना और संसाधन जुटाने के बाद उन्होंने मगध की ओर अपना रुख किया। यह अभियान कोई एक दिन का युद्ध नहीं था, बल्कि सीमाओं से शुरू होकर राजधानी तक पहुंचने वाला एक लंबा संघर्ष था। उन्होंने धनानंद के जनसमर्थन को कमजोर करने के लिए गुप्तचरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। चाणक्य की कूटनीति के कारण नंद साम्राज्य के कई असंतुष्ट मंत्री और सेनापति भी उनकी तरफ आ गए। अंततः पाटलिपुत्र की घेराबंदी की गई और एक भयंकर युद्ध के बाद धनानंद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ और इस तरह मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई। सिंहासन पर बैठने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक स्थायी और सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की थी। चाणक्य के मार्गदर्शन में, जो अब उनके प्रधानमंत्री बन चुके थे, उन्होंने एक बहुत ही केंद्रीकृत और कुशल प्रशासन की नींव रखी। उनके प्रशासन की विस्तृत जानकारी चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र और बाद में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से मिलती है। अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा गया है, का वर्णन है। इसमें राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल हैं। उन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर अपने साम्राज्य का ढांचा खड़ा किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा। इन प्रांतों का शासन आमतौर पर राजपरिवार के सदस्यों या बहुत ही भरोसेमंद और योग्य अधिकारियों के हाथों में होता था। प्रशासन की पकड़ को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए 10 गांवों पर स्थानिक और 5 गांवों पर गोप नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो हर घर, व्यक्ति की आय और पशुओं तक का सटीक लिखित विवरण रखते थे। न्याय और प्रशासन को गांव के स्तर तक ले जाया गया, जहां ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में कर वसूलने और विवाद सुलझाने का काम करती थीं। उनकी शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खासियत उनका विस्तृत गुप्तचर नेटवर्क था।
पूरे राज्य में गुप्तचर फैले हुए थे, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये गुप्तचर अलग अलग भेष में, जैसे कि व्यापारी, भिक्षु, ज्योतिषी या छात्र बनकर समाज के हर वर्ग में मौजूद रहते थे। इस खुफिया विभाग में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, जो राज्य के लिए अहम जानकारियां जुटाती थीं। इनका मुख्य काम राजा को अधिकारियों की ईमानदारी, जनता के मूड और किसी भी बाहरी या भीतरी खतरे की जानकारी सीधे केंद्र तक पहुंचाना था। यह प्रणाली इतनी कुशल थी कि राजा को अपने विस्तृत साम्राज्य के हर कोने की पल पल की खबर रहती थी। सेना के मामले में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी एक स्थायी और वेतनभोगी सेना थी, जिसे समी कोच के बाकी कामों से अलग रखा गया था, ताकि सैनिक केवल अपने प्रशिक्षण और युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मेगास्थनीज के अनुसार सेना के प्रशासन के लिए समितियों में बंटी हुई थी। नौसेना और यातायात एवं रसद विभाग की देखभाल करती थीं। यह एक बहुत ही आधुनिक सोच थी, जिसने सेना के प्रबंधन को अत्यधिक व्यवस्थित कर दिया था। आर्थिक मोर्चे पर भी उनका प्रशासन बहुत ही सख्त और व्यवस्थित था। कृषि राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन थी। राज्य की तरफ से किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते थे। इसी क्रम में उनके एक गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो उस समय की सिंचाई परियोजनाओं का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किसानों से उनकी उपज का एक निश्चित हिस्सा, जो आम तौर पर 1/4 से लेकर 6वां हिस्सा तक होता था, कर के रूप में लिया जाता था। व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया गया। एक बहुत बड़ा राजमार्ग तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक बनाया गया, जिसे उत्तर पथ कहा जाता था। इस सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए गए थे। नियमित दूरी पर कुएं और सराय बनाई गई थीं, और हर एक कोस यानी लगभग 3 किलोमीटर पर दूरी और दिशा बताने वाले पत्थर भी लगाए गए थे। इससे न केवल सेना की आवाजाही आसान हुई, बल्कि व्यापारियों को भी सुरक्षा और सुविधा मिली। राज्य ने खनन, शराब निर्माण और हथियारों के कारखानों पर अपना एकाधिकार रखा था, जिससे राजकोष में निरंतर धन आता रहे। राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था। शहर का प्रबंधन 30 सदस्यों की एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जो पुनः 5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित थी। ये समितियां उद्योगों, विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु के पंजीकरण, व्यापार, नापतौल की निगरानी और कर वसूली जैसे काम देखती थीं। शहर को एक विशाल लकड़ी की दीवार से घेरा गया था, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज बने हुए थे। यह नगर अपनी भव्यता में उस समय के दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। चंद्रगुप्त एक बहुत ही मेहनती और सतर्क शासक थे। यूनानी स्रोतों में बताया गया है कि वे अपना ज्यादातर समय जनसुनवाई में बिताते थे। वे मालिश करवाते समय भी लोगों की फरियाद सुनते थे और अधिकारियों को निर्देश देते थे। वे दिन में केवल एक बार सोते थे और लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे, ताकि किसी भी संभावित षड्यंत्र से बचे रहें। उनका यह निरंतर परिश्रम साम्राज्य को मजबूत करने में बहुत काम आया। मगध को सुरक्षित करने और उत्तर पश्चिमी भारत को यूनानी प्रभाव से मुक्त करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान मध्य और पश्चिमी भारत की ओर लगाया। उन्होंने मालवा, सौराष्ट्र और दक्कन के उत्तरी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। एक ऐसे समय में जब संचार और यातायात के साधन बहुत सीमित थे, इतने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज कायम करना उनकी असाधारण सैन्य और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण था। उनकी सफलता ने भारत को एक ऐसी राजनीतिक एकता प्रदान की, जिसकी कल्पना उससे पहले कभी नहीं की गई थी। उनके द्वारा स्थापित व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वह आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रही और भारतीय इतिहास में एक मानक बन गई। इस प्रशासनिक मजबूती ने उन्हें आने वाले उन बड़े खतरों से निपटने के लिए तैयार करने दिया था, जो अब एक बार फिर उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंडराने लगे थे। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर जो खतरे मंडरा रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि सिकंदर के सबसे योग्य और महत्वाकांक्षी पूर्व सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके विशाल साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने आपस में बांट लिया था और सेल्यूकस ने बेबीलोन और सीरिया के क्षेत्रों पर अपना मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद सेल्यूकस की नजरें सिकंदर द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों पर पड़ीं, जिन्हें वे वापस अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे।
लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपनी एक विशाल सेना के साथ सिंधु नदी पार की और भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखा। लेकिन इस बार का भारत वैसा नहीं था जैसा सिकंदर के समय में था। सिकंदर का सामना छोटे छोटे बंटे हुए राज्यों और कबीलों से हुआ था, लेकिन सेल्यूकस का सामना एक ऐसे एकजुट और विशाल मौर्य साम्राज्य से हुआ जिसका नेतृत्व एक अत्यंत अनुभवी और कुशल शासक कर रहे थे। चंद्रगुप्त की सेना पूरी तरह से तैयार थी और सीमाओं पर पहले से ही तैनात थी। प्राचीन यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने इस युद्ध के बहुत अधिक विवरण नहीं दिए हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह युद्ध सेल्यूकस के लिए बहुत विनाशकारी रहा होगा। दोनों सेनाओं के बीच सिंधु नदी के घाटी में एक भयंकर टकराव हुआ, जिसमें सेल्यूकस को यह स्पष्ट हो गया कि वे इस नई भारतीय शक्ति को सैन्य बल से नहीं हरा सकते। मौर्य सेना का संगठन, उनकी युद्ध रणनीति और विशेष रूप से युद्धक हाथियों का प्रयोग यूनानी सेना पर भारी पड़ा। युद्ध के परिणामस्वरूप 303 ईसा पूर्व के आसपास दोनों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई, जिसे प्राचीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक संधियों में से एक माना जाता है। इस संधि के तहत सेल्यूकस को न केवल भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने साम्राज्य के 4 बड़े और महत्वपूर्ण प्रांत मौर्य साम्राज्य को सौंपने पड़े। ये प्रांत थे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पैरोपेमिसडे, जिन्हें आज के समय में हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों के मिलने से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सीधे हिंदू कुश पर्वतों तक पहुंच गईं, जिसने भारत को उत्तर पश्चिम से होने वाले किसी भी भविष्य के आक्रमण के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा घेरा प्रदान किया। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी उपहार में दिए। यह कोई साधारण उपहार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक मदद थी। इन 500 हाथियों ने बाद में 301 ईसा पूर्व में हुए इप्सस के युद्ध में सेल्यूकस को उसके पश्चिमी दुश्मनों के खिलाफ एक निर्णायक जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस संधि को और अधिक मजबूत स्थायी बनाने के लिए दोनों राजवंशों के बीच एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। यूनानी स्रोतों के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी एक बेटी का विवाह मौर्य राज परिवार में किया था, जिसे कुछ इतिहासकार हेलेना के नाम से संदर्भित करते हैं। इस विवाह ने यूनानी और भारतीय संस्कृतियों के बीच एक नए प्रकार के आदान प्रदान की शुरुआत की। इस शांति समझौते के बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत को पाटलिपुत्र के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज कई वर्षों तक मौर्य साम्राज्य की राजधानी में रहे और उन्होंने इंडिका नामक एक बहुत ही विस्तृत पुस्तक लिखी। हालांकि आज वह पुस्तक अब पाटलिपुत्र के दरबार में भेजा, लेकिन बाद के यूनानी और रोमन लेखकों ने अपनी किताबों में इंडिका के कई अंशों को उल्लेखित किया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर की भव्यता का जो वर्णन किया है, वह आज भी अचंभित करने वाला है। उन्होंने बताया कि यह शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था और एक विशाल लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। राजमहल के बारे में उन्होंने लिखा कि वह इतना भव्य था कि ईरान के नहीं कर सकते थे। राजमहल के चारों ओर खूबसूरत बगीचे थे, जिनमें पालतू मोर और अन्य पक्षी रहते थे। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बंटा हुआ बताया, जिनमें दार्शनिक, किसान, अहीर या चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री शामिल थे। हालांकि उन्हें भारतीय जाति व्यवस्था की पूरी और सही समझ नहीं थी, लेकिन उनका यह वर्गीकरण मौर्यकालीन समाज के आर्थिक ढांचे को समझने में बहुत मदद करता है। मेगस्थनीज ने यह भी लिखा कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी। यह बात पूरी तरह से सच नहीं थी, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में दासों का जिक्र मिलता है, लेकिन यूनान की अत्यंत कठोर और अमानवीय दास प्रथा की तुलना में भारत में दासों की स्थिति बहुत बेहतर थी। शायद इसीलिए मेगस्थनीज को लगा कि यहाँ दास हैं ही नहीं। इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाना कोई आसान काम नहीं था और इसके लिए राजा को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। यूनानी विवरणों से हमें यह भी पता चलता है कि राजा का जीवन हमेशा खतरे से घिरा रहता था। अपनी हत्या के डर से वे कभी भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे।
उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला अंगरक्षकों का एक दस्ता होता था जो हमेशा हथियारों से लैस उनके इर्द गिर्द रहता था। राजा का खाना भी परोसे जाने से पहले कई लोगों द्वारा चखा जाता था ताकि जहर देने की कोई गुंजाइश न रहे। महल से बाहर बहुत कम निकलते थे और जब भी निकलते थे तो वह एक बहुत बड़ा शाही जुलूस होता था। शिकार के समय भी राजा को रस्सियों से घेरे गए एक सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाता था और वे ऊंचे मंच या हाथी की पीठ से ही तीर चलाते थे। यह सारी सतर्कता इस बात को दर्शाती है कि सत्ता हासिल करने के बाद भी राजनीति कितनी अस्थिर और खतरनाक हो सकती थी। इन चुनौतियों के बावजूद उनका प्रशासन जनता के कल्याण के लिए काफी काम करता था। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए गए थे, कुएं खुदवाए गए थे और यात्रियों के रुकने के लिए सराय बनाई गई थी। न्याय व्यवस्था बहुत ही सख्त थी और अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था, जिसके कारण साम्राज्य में चोरी और अन्य अपराध बहुत कम होते थे। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे और व्यापार बिना डर के बेधड़क चलता था। उत्तर और पश्चिम में अपना नियंत्रण पूरी तरह से मजबूत करने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की ओर किया। उनके दक्षिण अभियानों का बहुत अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तर भारतीय ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन प्राचीन तमिल संगम साहित्य में इसके स्पष्ट संकेत मौजूद हैं। प्रसिद्ध संगम कवि मामूलनार ने अपनी कविताओं में वंबा मोरियार यानी नए मौर्यों के आक्रमण का जिक्र किया है। इन कविताओं में बताया गया है कि कैसे मौर्यों की विशाल सेना ने अपने रथों के पहियों से पहाड़ों को काटते हुए दक्षिण की ओर मार्च किया था। उन्होंने विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी को पार करते हुए दक्कन के पठार पर अपना अधिकार जमाया और आधुनिक कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र तक अपनी सीमाएं बढ़ा लीं। कलिंग और सुदूर दक्षिण के कुछ तमिल राज्यों को छोड़कर लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अब एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन था। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक एक ही कानून और एक ही मुद्रा चलती थी। यह राजनीतिक एकीकरण भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था और इसी एकीकरण ने व्यापार, कृषि और कला के विकास के लिए एक बहुत ही सुरक्षित माहौल तैयार किया। लेकिन हर महान शासक के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है। उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक भयंकर अकाल पड़ा। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य भद्रबाहु ने इस 12 वर्षीय लंबे अकाल की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। राज्य की ओर से इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए गए। महास्थान और सोहगौरा से मिले प्राचीन शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्य ने अकाल के समय में अन्न के भंडार खोल दिए थे और अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज का वितरण करें। अकाल पीड़ितों को बीज और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई, लेकिन यह आपदा इतनी बड़ी थी कि राज्य के सारे संसाधन और प्रयास कम पड़ने लगे। लाखों लोग भुखमरी और बीमारी का शिकार होने लगे। चारों तरफ फैले इस दुख और मृत्यु के तांडव ने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। एक ऐसा शासक जिसने बड़ी से बड़ी सेनाओं को घुटनों पर ला दिया था, वह प्रकृति की इस क्रूरता के सामने खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा। इस घटना ने उन्हें जीवन की नश्वरता और सत्ता के खोखलेपन का एहसास कराया। वे भौतिक दुनिया की सफलताओं से पूरी तरह से विरक्त होने लगे और उनके भीतर आध्यात्मिक शांति की खोज तेज हो गई। इसी मानसिक उथल पुथल के दौर में वे आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए। आचार्य भद्रबाहु के उपदेशों और जैन धर्म के अहिंसा तथा त्याग के सिद्धांतों ने उनके विचलित मन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने यह महसूस किया कि एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है और अब समय आ गया है कि वे अपनी बाकी की जिंदगी आध्यात्मिक उत्थान के लिए समर्पित कर दें। लगभग 298 ईसा पूर्व में उन्होंने एक बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य, धन, दौलत और राजसी वैभव को स्वेच्छा से त्याग दिया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां इतने शक्तिशाली सम्राट ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से सत्ता का त्याग किया हो। बिंदुसार को प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपने के बाद वे आचार्य भद्रबाहु और उनके हजारों अनुयायियों के साथ मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े।
यह एक राजा से सन्यासी बनने की यात्रा थी। महलों के रेशमी बिस्तर और 56 भोग छोड़कर अब वे एक साधारण भिक्षु की तरह पैदल चल रहे थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका यह काफिला कई महीनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद आधुनिक कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर पहुंचा। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी नामक एक शांत पहाड़ी पर उन्होंने अपना अंतिम डेरा डाला। वहां उन्होंने जैन धर्म की एक बहुत ही कठोर और पवित्र आध्यात्मिक प्रथा का पालन करने का निश्चय किया, जिसे संथारा या सल्लेखना कहा जाता है। यह प्रथा मृत्यु को गले लगाने का कोई साधारण तरीका नहीं है, बल्कि यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने भोजन और पानी की मात्रा को कम करता जाता है और अंततः पूरी तरह से अन्न जल का त्याग कर देता है। इसका उद्देश्य भौतिक शरीर से मोह को खत्म करना और आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पूरे भारत के संसाधनों पर राज किया था, अब उसने अन्न के एक दाने और पानी की एक बूंद तक का मोह छोड़ दिया था। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान और उपवास किया। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन जैन परंपराओं के अनुसार उनका मानसिक और आध्यात्मिक संकल्प मजबूत होता गया। अंततः लगभग 297 ईसा पूर्व में उसी चंद्रगिरी पहाड़ी की एक गुफा में ध्यान मग्न अवस्था में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी और वहां बने प्राचीन मंदिर उनके अंतिम दिनों के शांत लेकिन शक्तिशाली गवाह के रूप में खड़े हैं। उनका जीवन एक अनाथ और साधारण बालक से शुरू होकर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बनने की कहानी है। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि एक ऐसी प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था की नींव रखी जिसने उनके बाद उनके पोते अशोक महान को एक शांतिपूर्ण और समृद्ध साम्राज्य को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का अवसर दिया। उन्होंने साबित किया कि जन्म या जाति नहीं, बल्कि व्यक्ति की योग्यता, उसका संकल्प और सही मार्गदर्शन उसे इतिहास के पन्नों में अमर बना सकता है। उनकी बनाई गई केंद्रीकृत व्यवस्था इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही थी कि उसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श का काम किया। उनका त्याग यह भी सिखाता है कि शक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समय आने पर उसे छोड़ने का साहस भी रखना है। आपको इस महान शासक की सैन्य जीतों और उनके द्वारा किए गए अंतिम आध्यात्मिक त्याग में से कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इतिहास के ऐसे ही अनसुने और गहरे पन्नों को पलटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।